Next topic is forest transformation in Java. This is the last topic of this chapter. And similarly, whatever is done in India and the Britishers did in India against forests and the tribal people Adivasi. Similarly, in Java there was control of Dutch. जैसे यहाँ ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल किया हुआ था इंडिया में, वैसे ही जावा यानी इंडोनेशिया में किसका कंट्रोल था? वहाँ पर डच का कंट्रोल था। तो इसी तरह से वहाँ पर भी जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट हुआ वैसे ही जैसे इंडिया में हुआ था, वैसे ही उन्होंने वहाँ पर भी डचीज़ ने जो थे वो लोग उन्होंने वहाँ पर इस तरीके के कुछ लॉज एंड मैनेजमेंट के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन किया वहाँ के फॉरेस्ट का। देखते हैं इसमें क्या 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 सिमिलरिटीज़ थी और क्या स्पेशलिटी थी। ठीक है, तो जावा जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस आइलैंड है इंडोनेशिया का और ज़्यादातर कवर्ड है वो काफ़ी फॉरेस्ट एरिया से। तो कॉलोनियल पावर इन इंडिया वाज द डच एंड एज वी विल सी देयर वर मैनी सिमिलरिटीज़ इन लॉज फॉर फॉरेस्ट कंट्रोल इन इंडोनेशिया एंड इंडिया। So Java in Indonesia is where the Dutch started forest management. Like the British, they wanted timber from Java to build ships. So in 1600, the population of Java was an estimated 3.4 million. There were many villages in the fertile plains, but there were also many communities living in the mountains and practicing shifting cultivation. सिमिलरली बिल्कुल जैसे हमारे इंडिया में था वैसे ही वहाँ पर भी था। और किस चीज़ की उन्हें ज़रूरत थी? टिम्बर की ज़रूरत थी फॉर मेकिंग और बिल्डिंग शिप्स। अब देखिए वुड कटर्स ऑफ जावा। इस यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देखिए नाम है द कलांग्स। इसको मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। They were so valuable that in 1755, when the Mataram kingdom of Java split, the 6,000 Kalang families were equally divided between the two kingdoms. Without their expertise, it would have been difficult to harvest teak and for the kings to बिल्ड देयर पैलेसेस। देखिए कलांग जो थे वहाँ पे वुड कटर्स थे और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी उनकी वहाँ पर, क्योंकि स्पेशली इन 1755 में। और जब माताराम किंगडम था वहाँ का, वहाँ पर जब वो जावा का जो था वो जब अलग अलग हुआ, मतलब इसका स्प्लिट हो गया, तो 6,000 जो कलांग फैमिलीज़ थी उनको डिवाइड किया गया। जैसे कि वो किसी की जैसे प्रॉपर्टी होती है ना, उनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वैसे ही वहाँ पर 6,000 फैमिलीज़ को वहाँ पर डिवाइड किया गया बिटवीन टू किंगडम्स। सो क्योंकि उन क्या स्पेशलिटी थी उनकी? एक स्पेशलिटी थी कि विदाउट एक्सपर्टाइज इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट टू हार्वेस्ट टीक एंड फॉर द किंग्स टू बिल्ड देयर पैलेसेस। टीक जो फॉरेस्ट हुआ करते थे उनको सिर्फ और सिर्फ कलांग ही वहाँ से हार्वेस्ट कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता था। व्हेन डच बिगेन टू गेन कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट इन द 18th century, they tried to make a Kalangs work under them. In 1770, the Kalang resisted by attacking a Dutch fort at Joanna, but uprising was suppressed. तो क्या हुआ? ऐसे इसी तरह से डच जो वहाँ पर आए थे उन्होंने भी यही कोशिश की कि ये कलांग्स जो है वो उनके अंडर में काम करें। फिर 1717 में कलांग्स ने डच के खिलाफ कुछ अटैक किया था उनकी फोर्ट पर, लेकिन जल्दी ही उनको सप्रेस्ड कर दिया गया। फिर डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या है इसमें? उन्होंने भी बिल्कुल वैसे ही मैनेजमेंट स्टार्ट किया जैसे कि अपने इंडिया में किया गया था, जस्ट टू एक्सपेंड रेलवेज ट्रैक्स है ना, और बिल्ड शिप्स वगैरह, इन सभी पर्पसेस के लिए उन्होंने बोट्स बनाने के लिए वहाँ पे बहुत तेज़ी से टीक वुड्स जो थे, टीक जो ट्रीज थे उनको बहुत ज़्यादा काटा गया उनको। देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉरेस्ट सर्विसेज जो था वो इंडिया जो मैनेजमेंट था। देखिए एज ए इंडियन द नीड टू मैनेज फॉरेस्ट फॉर द शिप बिल्डिंग एंड रेलवेज लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉरेस्ट सर्विस। In 1882, 280,000 sleepers were exported from Java alone. इतने सारे स्लीपर्स को वहाँ से एक्सपोर्ट किया गया। So however, all this required labor to cut the trees, transport the logs and prepare the sleepers. The Dutch first imposed rents on land between cultivated in the forest and then exempted from villages from
these rents if they worked collectively to provide free labor and buffaloes for cutting and transporting timber. वही बिल्कुल स्थिति थी जैसे यहाँ पर हमारे रिजर्व विलेज फॉरेस्ट में उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी थी, वैसे ही डच ने वहाँ के विलेजर्स पर भी कुछ कंडीशंस रखी। अगर या तो वो वहाँ पर रहेंगे तो उनको रेंट देना पड़ेगा, अगर रेंट नहीं देना चाहते हैं तो फिर वहाँ रहते हुए उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक तो उन्हें अपनी तरफ से लेबर देनी पड़ेगी टू कट द ट्रीज एंड बफेलोज फॉर द कटिंग ट्रांसपोर्टिंग एंड टिम्बर। ठीक है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए उनकी बफेलोज को भी उन्होंने यूज़ करने के लिए बोला। तो इस जो ये सिस्टम था इसको बोला जाता था ब्लैंक डोंगस्टियन सिस्टम। तो इसको आप याद रखिएगा, जो इटालियन में लिखा है यहाँ पे इटैलिक में लिखा है, इसको आप ध्यान रखिए। दैट इज जो सिस्टम था दिस वाज नोन एज द ब्लैंक डोंगस्टियन सिस्टम। Later, instead of rent exemption, forest villagers were given small wages, but their right to cultivate forest land was restricted. ठीक है, तो उनको काफ़ी टाइम तक तो ऐसे ही रखा गया बिना विदाउट वेजेस, लेकिन थोड़े टाइम बाद उनको वेजेस भी देने लगे। फिर भी उनको जो कल्टीवेट फॉरेस्ट लैंड वॉज रेस्ट्रिक्टेड, उनको कल्टीवेट फॉरेस्ट लैंड से उनको हटा रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। अब नेक्स्ट आ जाता है सामिन्स चैलेंज। अभी सामिन्स चैलेंज कौन था? सो अराउंड 1890 Soronico Samin of Redamblantung village, a teak forest village, began questioning state ownership of the forest. He argued that the state had not created the wind, water, earth, and wood, so it could not own it. तो एक व्यक्ति थे सोरोनिको सामिन जो रंड्यूबलैंटंग विलेज के थे और टीक फॉरेस्ट विलेज बिगेन क्वेश्चनिंग स्टेट। उन्होंने ये क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था कि जो ओनरशिप है फॉरेस्ट की वो स्टेट की नहीं, गवर्नमेंट की नहीं है। उसने ये भी बोला कि ही किसी ने इनको क्रिएट नहीं किया है, जैसे विंड है, वाटर है, अर्थ है, वुड है, इसको किसी ने क्रिएट नहीं किया है। सो इट कुड नॉट ओन इट, वो उसको नहीं कर सकते, उस पर कब्जा नहीं कर सकते। तो ये इस तरह की जो आइडियाज़ थे वो धीरे धीरे करके बहुत तेज़ी से फैलने लगे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके जो सामिन्स का जो सन इन लॉ था उसने भी उस तरह की उसने जो उसकी आइडियोलॉजी थी उसको उसने फॉलो किया। तो बाय 1907 3000 families were following his ideas. Some of the Saminists protested by lying down on their land when the Dutch came to survey it. तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि डच जब उनकी लैंड को सर्वे करने आ रहे थे उन्होंने वहाँ से उनको प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। वाइल अदर्स रिफ्यूज टू पे टैक्सेस और फाइन्स और परफॉर्म लेबर, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये ज़मीन जब उन्होंने खुद ने क्रिएट नहीं की है डचेस ने, तो फिर वो किस तरह से उस पर कंट्रोल करके हमसे लेबर करा सकते हैं या हमसे ज़बरदस्ती काम करा सकते हैं। अब देखते हैं वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर and the Second World War had a major impact on forest. Yes, so in India working plains were abundant at this time, and the forest department cut trees freely to meet British war needs. ये तो की लड़ाई में बहुत ज़्यादा शिप की और रेलवे ट्रैक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी, इस वजह से अब बहुत इनडिस्क्रिमिनेटली इन फॉरेस्ट को काटा जा रहा था। इन जावा जस्ट बिफोर द जापानीज occupied the region, the Dutch followed a scorched earth policy. ये क्या था scorched earth policy? Destroying that is the sawmills and burning huge piles of giant teak logs so that they would not fall into Japanese hand. तो उन्होंने क्या किया, जो भी इन्होंने इतने बड़े बड़े जो उन्होंने काट के रखे थे लॉग्स वगैरह, इतने बड़े बड़े इनके पास जो सामान थे लकड़ी के, इन्होंने क्या किया उनमें सब में आग लगा दी। क्यों आग लगा दी? ताकि उन्हें लगने लगा था कि अगर जैपनीज़ ने यहाँ पर आके कंट्रोल कर लिया तो ये सारा जो भी हमने इकट्ठा किया है, ये रिसोर्सेज इकट्ठे किए हैं, वो सभी उनको मिल जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उसको आग लगा दी। सो मैनी विलेजेस यूज टू द जापनीज दे एक्सप्लॉइटेड द फॉरेस्ट recklessly for their own war industries, forcing forest villagers to cut down forests. Many villages used this opportunity to expand cultivation in the forest. देखिए क्या हुआ था, Dutch followed the Scotch
अर्थ पॉलिसी आपको समझ में आ गया है। उनको ये कहीं ना कहीं लगने लगा था कि जापानीज़ इस पर कब्ज़ा कर लेंगे, लेकिन हुआ ये कि जब जापानीज़ देन एक्सप्लॉइटेड द फॉरेस्ट रेकलेसली और उन्होंने इस तरह से उसको जला दिया था। सो मैनी विलेजर्स यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी, तो वो भाग तो गए थे। उन्होंने क्या किया, इतनी ज़्यादा ज़मीनें खाली करके ये लोग डच जो भाग गए थे, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, उन्होंने वहाँ पर कल्टिवेशन करना स्टार्ट कर दिया इसी अपॉर्चुनिटी को देख करके। एंड आफ्टर द वॉर इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस टू गेट दिस लैंड बैक। ठीक है, तो इस वॉर की वजह से क्या हुआ कि जो विलेजर्स थे उनको ये फ़ायदा हुआ कि उनको जो ज़मीनें खाली हो गई थी वॉर की वजह से, अब वो ज़मीनों पर वो कल्टीवेशन करने लग गए थे, और दोबारा से वॉर के बाद उनको उन पर कब्ज़ा करना, वहाँ की जो इंडोनेशियन जो स्पेशली जो डच गवर्नमेंट थी, उनको दोबारा से पाना उनको डिफ़िकल्ट हो गया था। So as in India, people's need for agricultural land has brought them into conflict with the forest department's desire to control the land and exclude people from it. जैसे इंडिया में इन्होंने क्या किया था, पीपल्स नीड फॉर एग्रीकल्चर लैंड हैज़ ब्रॉट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उनका बहुत ज़्यादा इट वॉज वेरी ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट टू डिज़ायर द कंट्रोल द लैंड एंड एक्सक्लूड पीपल फ्रॉम इट। बहुत मुश्किल हो गया था उनको वहाँ से लोगों को निकाल पा। अब न्यू डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट्री, and this will be the last topic we will. Since the 1980s, government across Asia and Africa have begun to see that scientific forestry and policy of keeping forest communities away from forest has resulted in many conflicts. The conservation for forest rather than collecting timber has become a more important goal. The government has recognized that in order to meet this goal, the people who live near the forest must be involved. In many cases, across India from Mizoram to Kerala, dense forests have survived only because village protected them in sacred groves known as the sarnas, devar कुडू एंड कैन राय एट्सट्रा। इतना सब कुछ होने के बाद, वॉर के होने के बाद, अब यहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रहे थे फॉरेस्ट्री में। उन्होंने देखा कि इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे और टीक के टिम्बर के लिए, तो इसको कंजर्वेशन कर पाना फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना जो आसपास के जो इंडिया के स्पेशली इंडिया में जो इतने डेंस फॉरेस्ट थे वो तभी सर्वाइव कर पाए क्योंकि वहाँ पर जो वहाँ के जो लोग थे, स्पेशली मिज़ोरम केरला के जो लोग थे वहाँ पर रहने वाले, जो मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया कि इटैलिक में जो नाम लिखे हुए हैं वो आप देखिएगा, ये लोग जो थे उन्होंने प्रोटेक्ट किया था अपने अपने एरिया की फॉरेस्ट को, इसी वजह से वो फॉरेस्ट सर्वाइव कर पाए। सो सम विलेज हैव बीन पेट्रोलिंग देयर ओन फॉरेस्ट, क्योंकि वो वहाँ पर खुद वहाँ पे पेट्रोलिंग करते थे, एंड विच ईच हाउस होल्ड टेकिंग इट इन टर्न्स, एंड इंस्टेड ऑफ द लीविंग इट टू द फॉरेस्ट गार्ड्स, local forest communities and environmentalists today are thinking of different forms of forest management. आपने इस चैप्टर में ये देखा कि किस तरह से फॉरेस्ट का एक्सप्लॉयटेशन हुआ और एनवायरनमेंट को किस तरह से उन्होंने नुकसान पहुंचाया। तो इन सभी के कंसिक्वेंसेस को देखते हुए आज गवर्नमेंट ने, या उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने यही डिसाइड किया कि जो फॉरेस्ट का जो प्रोटेक्शन है कहीं ना कहीं वो वहीं के जो लोग हैं, लोकल पीपल हैं, वही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने ये देखा, ये इन्होंने कंक्लूज़न निकाला कि हमें दोबारा से फॉरेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत है, और जिस तरह से पहले इन्होंने मैनेज किया था फॉरेस्ट को, उस तरह से ना करके अब थोड़ा डिफरेंट तरह से फॉरेस्ट को मैनेज किया जाना चाहिए। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है।